नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आरती देशवाल। यह है हमारा खास बुलेटिन खबर 24 की। जी हां, 24 की तमाम खबरों से हम आपको रूबरू करवाते हैं क्योंकि देखिए सियासत इस वक्त अपने चरम पर है। 24 की तैयारियों में तमाम पार्टियां जुटी हुई हैं। आजकल चर्चा में चीन आ गया है, तो सबसे पहले चीन के एक मैप से हम खबरों की शुरुआत करेंगे। चीन ने एक बार फिर अपना ऑफिशियल मैप जारी कर दिया है। हर बार की तरह एक बार फिर उस पर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जाहिर कर दी है। चीन ने इस नक्शे में अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन, ताइवान और विवादित दक्षिण चीन सागर को अपना हिस्सा बता दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी, कांग्रेस चीन के मुद्दे पर आमने सामने नजर आ रहे हैं और लगातार देखा ये जा रहा है चीन का मुद्दा अक्सर भारत की राजनीति में छाया रहता है। चीन को लेकर देखिए, चीन के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो ये मानते हैं कि चीन अतिक्रमण करने में कभी पीछे नहीं हटता। भारत की भूमि पर अतिक्रमण का प्रयास चीन की तरफ से कई बार किया गया है, लेकिन भारतीय फौज से हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन ये कागज का एक टुकड़ा है, जब तक इसे भारत स्वीकार नहीं करता। चीन की तरफ से भले ये मैप जारी कर दिया गया है, इसको लेकर सियासी बवाल भी हो गया है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की हिमाकत चीन पहले भी कई दफा कर चुका है, लेकिन हाँ, ये एक राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है जिस पर खूब सियासत हो रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चीन को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। चीन ने हाल ही में एक नक्शा जारी किया है, इसमें अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया है और इसी पर राहुल गांधी ने बयान दिया। राहुल ने कहा कि मैं इस मसले को लंबे वक्त से उठा रहा हूं। प्रधानमंत्री ने चीन के मुद्दे पर देश को गुमराह किया है। चीन ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है और प्रधानमंत्री को इस विषय पर बोलना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि लद्दाख में 1 इंच जमीन नहीं दी गई है, वो झूठ है। पूरा लद्दाख जानता है कि चीन ने हमारी जमीन हड़प ली है। मैप की बात तो बेहद गंभीर है। मैं तो सालों से कह रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और मैं लद्दाख से आया हूं भी, तो जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि लद्दाख में 1 इंच जमीन नहीं गई है, ये सरासर झूठ है। पूरा लद्दाख जानता है कि चाइना ने हमारी जमीन हड़प ली। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चीन के मुद्दे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। अक्साई चीन में चीन की सैन्य तैयारियों की खबरों के आधार पर ओवैसी ने कहा ये सरकार के लिए खतरे की घंटी है। उन्होंने आगे कहा, इसके बावजूद पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक के लिए अनुरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सैटेलाइट से पता चलता है कि चीन की ओर से अक्साई चीन में अंडरग्राउंड सैन्य निर्माण बढ़ाया गया है। इस मामले पर भारत की प्रतिक्रिया डरपोक और कमजोर नहीं हो सकती। हमें चीन के सामने खड़े होने की जरूरत है। ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो चीन का नाम तक नहीं लेते हैं। ओवैसी ने मोदी सरकार पर संसद में चीन मामले पर चर्चा नहीं करने का गंभीर आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि ये एक ऐसी सरकार है जो चीन मामले को लेकर संसद में बहस को रोक देती है। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक होने वाली है और इस बैठक में गठबंधन के संयोजक के नाम का ऐलान होने की संभावना है। इसके अलावा माना यह जा रहा है कि गठबंधन का लोगो भी इसी बैठक के बाद जारी किया जा सकता है। इंडिया गठबंधन में मुंबई में होने जा रही विपक्षी पार्टियों की इस बैठक का पूरा शेड्यूल अब जारी किया है। ये बैठक 31 अगस्त 1 सितंबर को मुंबई में ग्रैंड हयात होटल में होनी है और इस बैठक को लेकर ये माना जा रहा है कि कुछ बड़े फैसले इंडिया गठबंधन के सामने आ सकते हैं इस बैठक के बाद, क्योंकि ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम दल एक साथ होंगे। दूसरी ये बैठक होगी और इस बैठक को लेकर ये जरूर माना जा रहा है कि अब इंडिया गठबंधन ने रणनीति तैयार कर ली है। इसी रणनीति के लिहाज से कुछ पदाधिकारियों के यानी कि कुछ संयोजकों के नाम सामने आ सकते हैं। इसके अलावा पार्टी का लोगो सामने आ सकता है। हो सकता है कि आगे क्या रणनीति 24 को लेकर इंडिया गठबंधन बनाने वाला है वो भी इस बैठक के बाद स्पष्ट हो पाएगी। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक के लिए मुंबई पहुंचे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला।
देखिए, पहले 2 बैठक हो चुकी हैं और ये तीसरी बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसको लेकर कुछ बड़े फैसले होने के आसार हैं। और फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि सभी बैठकें महत्वपूर्ण हैं, चाहे पहली, दूसरी या तीसरी हो। और क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हमें अब अंतिम रोड मैप तैयार करना है। ये बयान उनका महत्वपूर्ण हो जाता है और ये इशारा इस बात का भी है कि हो सकता है इस बैठक के बाद इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई बड़ा ऐलान किया जाए पार्टी के लोगों को लेकर, या पार्टी में किसे क्या जिम्मेदारी मिलनी है इसको लेकर। कोई भी मीटिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसकी तो और भी, क्योंकि इलेक्शंस करीब आ रहे हैं और फाइनल रोड मैप आज तैयार करना पड़ेगा। संयोजक क्या उम्मीद करें कि उनका नाम फाइनल हो जाएगा, क्योंकि काफी क्यूरोसिटी इसका संयोजक कोऑर्डिनेटर कन्वीनर कौन होंगे इसके? देखिए, आज पता लगेगा आपको कल जब मीटिंग हो। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि एजेंडा आने वाले समय के लिए तैयार करना होगा। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अगर उम्मीदवार तय करने हैं तो हमें साथ बैठना होगा। जब उनसे इंडिया गठबंधन के संयोजक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा ये कल तय किया जाएगा। अब देखिए, संयोजक को लेकर लगातार संशय बरकरार है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से लगातार गठबंधन को लेकर सवाल जवाब की एक प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लगातार कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अभी भी संशय बरकरार है। अब पूरी तरह से तस्वीर कब तक साफ हो पाती है और होने वाली ये जो 2 महत्वपूर्ण 2 दिन की एक बैठक है, इसमें क्या फैसला लिया जाता है, सबकी नजर इसी पर है। आगे तैयारी करें हम लोग, चुनाव नजदीक आ रहा है। इंडिया गठबंधन पर हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज की एक प्रतिक्रिया एक बार फिर सामने आई। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा, शायरी की। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन को लेकर कहा है कि हर रोज एक नया चेहरा लोगों के सामने इंडिया गठबंधन का आ रहा है, कि कोई पहला मौका नहीं है जब अनिल विज ने इंडिया गठबंधन को निशाने पर लिया हो। और अब तीसरी बैठक की तैयारियां एक तरफ जारी हैं। कहा यह जा रहा है कि गठबंधन की ये बैठकें महत्वपूर्ण होंगी और इसी बीच अनिल विज की जो प्रतिक्रिया सामने आई है, बड़े ही शायराना अंदाज में उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन का हर दिन एक नया चेहरा जनता के सामने आ रहा है। देखिए, इब्तिदाई इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो ये जो INDIA बना है, इसका रोज नया कुछ न कुछ चेहरा लोगों के सामने है। इंडिया गठबंधन की अगली बैठक से पहले बयानबाजी का एक दौर शुरू हो गया है और बीजेपी इसको लेकर विपक्षी पार्टियों को लगातार घेर रही है। इस मामले पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बिहार ने देश को, जनता को एक नई दिशा दिखाने का काम किया है। जनता हमारे गठबंधन के साथ खड़ी है। बड़ा दावा देखिए तेजस्वी की तरफ से किया गया है। कहा गया है कि गठबंधन के साथ जनता के। हालांकि देखिए, जिस तरह से अब होने वाली बैठक को लेकर बयानबाजी का एक दौर सामने आ रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि संयोजकों के नाम का ऐलान होगा, लोगों का ऐलान होगा और बड़े बड़े दावे अब तमाम पार्टियां गठबंधन से जुड़ी हुई करती नजर आ रही हैं। कि साथ बैठेंगे नहीं बैठेंगे, अब तो सारी बातें भी हो गई। अब तीसरी बैठक में मुंबई में हो रही है, वहाँ हम लोग जो जा रहे हैं, तो एक बिहार ने देश की जनता को दिशा दिखाने का काम किया है और जनता जो है पूरी तरीके से हम लोगों के गठबंधन के साथ खड़ी है। आम आदमी पार्टी की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे पूछें, मैं चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने। उन्होंने कहा कि वो लोगों के मुद्दे उठाते हैं और एक चुनौतीकर्ता के रूप में उभरते हैं। तो देखिए, ये बड़ा बयान है। अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बड़ी बात भी कही गई है। एक तरफ तो देखिए इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन को लेकर कहा यह जा रहा है कि इसमें बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिन्हें कि प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है। अभी कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा, संशय बरकरार है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को लेकर ये बयान महत्वपूर्ण है। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी। और उसका तर्क है कि इतनी कमरतोड़ महंगाई में भी लगातार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है दिल्ली में।
फ्री पानी मिलता है 20,000 लीटर प्रति महीना, फ्री अच्छी शिक्षा मिलती है, फ्री बिजली मिलती है, फ्री। मायावती ने लोकसभा चुनाव से पहले बने इंडिया और एनडीए के गठबंधन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। उन्होंने साफ किया है कि बसपा दोनों मोर्चों में से किसी के साथ शामिल नहीं होगी। बता दें कि दोनों गठबंधन लोकसभा चुनाव की जंग में उतरने से पहले कुनबे का विस्तार करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन मायावती को पाले में लाने के लिए डोरे डाल रहे हैं, ये माना जा रहे हैं। और यहाँ आपको बता दें कि मायावती के बयान से ये साफ हो गया है कि अब बसपा किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने वाली है। दरअसल मायावती ने कहा क्या है वो आपको बता देते हैं। मायावती ने कहा है कि इंडिया गठबंधन एक तरफ है और उनसे उम्मीद जताई जा रही है कि वो एक गठबंधन का हिस्सा बन जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन को लेकर एक कटाक्ष मायावती ने किया। मायावती की तरफ से कटाक्ष किया गया है कि अगर इंडिया गठबंधन के साथ जा रहे हैं तो हम सेक्युलर हैं, और अगर हम गठबंधन के साथ नहीं जा रहे तो हमें भाजपाई कहा जा रहा है। लेकिन ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तटस्थ एक रात चलो की राजनीति करती नजर आ रही है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों से पहले वादा किया था कि वो सत्ता में आते ही 5 गारंटियां लागू करेंगे। आप समझ गए होंगे कि हम किन गारंटियों की बात कर रहे हैं। इसी के तहत बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मैसूर में राज्य सरकार की गृह लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया है। उद्घाटन कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। बता दें, इस योजना के लॉन्च होने से परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपए नकद सहायता मिलेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गृह लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से राशि भेजी है। और ये योजना महत्वपूर्ण है और बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि देखिए ये वादे कांग्रेस की तरफ से किए गए थे कि जैसे ही सरकार बनेगी हम महिलाओं को एक राशि देंगे, ये राशि उन्हें घर चलाने में मददगार होगी। इस राशि का इंतजार महिलाएं कर रही थी और ये एक पूरा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे, राहुल गांधी भी पहुंचे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक से 5 वादे किए थे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता जब भी कुछ कहते हैं तो वो करते जरूर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से योजना लागू की गई है, महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए हैं, इसको लेकर ये बयान महत्वपूर्ण है राहुल गांधी का। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने, हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक से 5 वायदे किए थे और हमने कहा था कि जब कांग्रेस पार्टी कुछ कहती है, जब कांग्रेस पार्टी के नेता कुछ कहते हैं तो हम वो करके दिखाते हैं। और आज जब हमने ये टैबलेट पे बटन दबाया तो हमारी करोड़ों महिला। केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती की है और इसके साथ ही दिल्ली में अब कीमत 1103 रुपए से घटकर 903 रुपए हो गई। भोपाल की बात कर लें तो यहां 908 रुपए हो गई है कीमत। जयपुर में 906 रुपए कीमत हो गई है। और जिस तरह से ये एक तोहफा भी माना जा रहा है, राखी के मौके पर ये बड़ा फैसला लिया गया है कि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती कर दी गई है। इसको लेकर सीएम मनोहर लाल ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा का स्वागत करता हूं कि रक्षाबंधन के पूर्व संध्या पर बहनों को एक तोहफा दिया है कि जो गैस सिलेंडर्स थे वो 200 रुपया सस्ता कर दिया है। 200 रुपये की सब्सिडी पहले मिलती थी उज्ज्वला योजना में और 200 रुपया देकर के उस 400 रुपया अब जो सब्सिडी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मिलेगी। जिनको सब्सिडी नहीं मिलती थी उनको भी 200 रुपया मिलेगी, अर्थात जो सिलेंडर 1100 रुपये मिलता था 900 के लगभग हो जाएगा। और जो घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत कम नहीं हो रही है। G20 के लिए करीब 3500 से 4000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अगर वही पैसा गैस सिलेंडर में दिया जाता तो गैस सिलेंडर सिर्फ 300 रुपए में आ जाता। आज भी कीमतें ज्यादा हैं। मैं नहीं समझता कि इस तरह गरीबों को कुछ फायदा होने वाला है। दावा कर रहे हैं और क्रेडिट ले रहे हैं, वो आज भी एक गरीब के लिए बहुत महंगी चीज है। पेट्रोल की कीमत भी कम नहीं हो रही है, डीजल की कीमत भी कम नहीं हो रही है।
और G20 के लिए करीब 3,500-4 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अगर वही पैसा गैस सिलेंडर में दिया जाता है तो गैस सिलेंडर 300 रुपए में आ जाता। ये बहुत आज भी कीमतें ज्यादा है। चंडीगढ़ में हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है। परिवार पहचान पत्र योजना को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज तक कोई पहचान नहीं बना सका है। परिवार पहचान पत्र में बहुत सी खामियां हैं। इन्हीं खामियों को लेकर देखिए विधानसभा में भी मुद्दा उठाया गया था। सीएम मनोहर लाल ने आंकड़ों के साथ पीपीपी को लेकर यानी कि परिवार पहचान पत्र को लेकर विधानसभा में जवाब दिया था। आंकड़ों के साथ पूरी जानकारी दी थी कि त्रुटियां दूर की जा रही हैं। अब हुड्डा की तरफ से किस तरह से सरकार को निशाने पर लिया गया है वो आपको दिखाते हैं। ये बना रहे हैं हर चीज का पोर्टल पीपीपी के लिए। कितने बताए थे आपने? 550 पोर्टल। आप कर सकते हो? कोई कर सकता है? मतलब मैं कह रहा हूं अपनी पहचान नहीं बना सके। परिवार पहचान पत्र इसमें सारो। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नूह हिंसा को लेकर कहा है कि हाईकोर्ट के जज से न्यायिक जांच करवाई जाए। ये अगर सोची समझी साजिश है तो आखिर ये साजिश किसकी है? सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पीछे क्यों हट रही है? सरकार पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा निशाना साधते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि मामले में निष्पक्ष जांच हो और पता चले कि आखिर किसकी साजिश थी। कि भाई पहले मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि ये सोची समझी साजिश। अगर सोची समझी साजिश है तो किसकी साजिश है ये कौन पता करेगा? हाईकोर्ट के जज के द्वारा जुडिशियल इंक्वायरी की मांग करी, वो नहीं इन्होंने मानी। अभी मेरा यही है, अगर सही पता करना है तो हाईकोर्ट के जज के द्वारा जुडिशियल इंक्वायरी की जाए ताकि पता लग जाए कौन किसकी साजिश है। चंडीगढ़ में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि विधानसभा में सभी विधायकों को बोलने का मौका दिया जाता है। विपक्ष ने नूह और सीईटी पर चर्चा करने के लिए आग्रह किया था। स्पीकर ने कहा कि नूह हिंसा का मामला कोर्ट में है, इसलिए चर्चा हो नहीं सकती थी। तमाम मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा हुई है। और जो विरोधी पक्ष के हमारे माननीय सदस्य थे वो नूह हिंसा के ऊपर चर्चा को लेकर के या सीईटी के ऊपर चर्चा करवाने को उन्होंने आग्रह किया, लेकिन हमारे नियम क्या नंबर है उसका 212 के तहत उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि कोई भी जो मामला न्यायालय के विचाराधीन है तो उसको हम विधानसभा के अंदर हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के मामले में अब कांग्रेस विधायक मामन खान से 31 अगस्त को पूछताछ होनी है। विधायक पर आरोप लगे हैं कि हिंसा भड़काने में उनकी भूमिका रही है। इससे पहले विधायक को 30 अगस्त को हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते विधायक मामन खान को अब 31 अगस्त को नगीना थाने में बुलाया गया है। एसआईटी पूरे मामले में उनकी भूमिका को लेकर गहनता से पूछताछ करने वाली है। फिरोजपुर झिरका के डीएसपी सतीश कुमार एसआईटी के प्रमुख हैं और उनकी मौजूदगी में विधायक मामन खान से पुलिस कई सवालों पर जवाब मांगेगी। पुलिस ने सवालों की एक लंबी चौड़ी सूची तैयार कर ली है। इसी सूची में से सवाल पूछे जाएंगे। अब मामन खान की भूमिका को लेकर देखिए, अब बार पलटवार का दौर भी देखने को मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि पूछताछ से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बड़ी बात ये भी है कि नूह हिंसा को लेकर स्थिति कब तक स्पष्ट हो पाती है। नूह हिंसा मामले में पुलिस की जांच में विधायक मामन खान का नाम आया और इसका खुलासा हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किया है। अनिल विज ने कहा कि लग रहा है कि सब कुछ कांग्रेस का किया धरा है, जिसके कारण ही कांग्रेस के मौजूदा विधायक को पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया भी है। ये बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखिए सीधे सीधे कांग्रेस को निशाने पर लेते नजर आए हैं अनिल विज। कुछ कांग्रेस का ही करा धरा है,
क्योंकि इसमें कांग्रेस के एक मौजूदा विधायक मामन खान को भी पूछताछ के लिए 30 तारीख को पुलिस ने बुलाया है। और भी जो लोग पकड़े गए हैं उनके भी कांग्रेस के साथ कनेक्शन है। जिन्होंने तोड़फोड़ की है, जब वो चलाई हैं, वो कांग्रेस के वर्कर हैं, जब पदाधिकारी हैं। जेल में बंद नूह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी को जमानत मिल गई है। उसे 15 अगस्त की शाम फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि आरोप है बिट्टू बजरंगी पर कि नूह हिंसा के दौरान उसने ब्रजमंडल यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर कई भड़काऊ पोस्ट किए थे। यात्रा के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में बिट्टू बजरंगी को सीआईए तावड़ू पुलिस ने फरीदाबाद स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद नूह जिला कोर्ट में उसे पेश किया गया था और 14 दिन की जुडिशरी कस्टडी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। देखो, बिट्टू बजरंगी की आज आर्गूमेंट हुई थी और आर्गूमेंट के दौरान हमने अपने पक्ष रखा। हमारा पक्ष यही था, 2-3 पॉइंट थे हमारे। नंबर 1 तो एफआईआर डिले थी 15 दिन, और जो कंप्लेनेंट है वो कोई आम आदमी नहीं था, वो सीनियर पुलिस अफसर थे, एडिशनल एसपी। उसके बाद हमने दूसरी रखी कि भाई हमारा एलिगेशन था कि ये वहाँ पे है ही नहीं जिस टाइम ये ऑकरेंस हुआ। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। जेपी दलाल ने कहा कि बीमा योजना किसानों के लिए स्वैच्छिक योजना है। इस योजना को लेकर ये महत्वपूर्ण बयान भी है, क्योंकि कहा यह जा रहा है लगातार कई तरह के आरोप इस योजना को लेकर लग रहे हैं। कहा यहाँ तक जा रहा है कि बीमे की रकम नहीं मिल रही है। इधर हरियाणा कृषि मंत्री जेपी दलाल ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि किसानों को गुमराह न करें। वो लोग जिन्होंने किसानों को गोलियों से भूना, किसानों को अपमानित किया, किसानों की आवाज़ को दबाया, वो आज ये कहते हैं कि हम किसान की आवाज़ नहीं सुन रहे। हम प्रधानमंत्री जी की जो बाढ़ की वजह से तब भी इन लोगों ने ये कहा था कि किसान का और व्यापारी का नाता ना तोड़ो, जबकि किसान की सशक्तिकरण हुआ है। देखिए, हमने किसान की सशक्तिकरण करने का काम किया है और जितनी किसान के लिए हम कर सकते हैं, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, किसान की व्यथा को समझता हूं, जितना। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जातिवादी राजनीति करने वालों का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि कोई समाज को जाति के आधार पर बांटेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हरियाणा में कोई समाज को बांटने का प्रयास करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। समाज को लेकर उन्होंने बयान दिया कि बांटने वाली राजनीति करने वालों का हम विरोध करेंगे और अगर कोई समाज को बांटने का प्रयास करता है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनका विरोध किया जाएगा। तो देखिए, आने वाले हैं चुनाव और उससे पहले बयानबाजी कुछ इस तरह की सामने आ रही है। जाति पाति के नाम से हरियाणा में कोई समाज को बांटने का प्रयास करेगा, हम उस कार्यक्रम में इसके लिए भी खास विरोध के स्वरूप कि हम किसी भी हालत में ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हरियाणा की धरती पे कोई जातीय आधार पे समाज को बांटा जाए और जो जातिवादी राजनीति करना। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में संगठन का बड़ा विस्तार किया है। आम आदमी पार्टी ने 1400 से ज्यादा नए पदाधिकारियों की सूची जारी की है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में सर्कल लेवल के पदाधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। अब तक 4000 से ज्यादा पदाधिकारियों का संगठन बन चुका है। इसको लेकर पूरी एक सूची पार्टी की तरफ से जारी कर दी गई है। आप देख पा रहे हैं सूची आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब देखिए, 24 के चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार चुनावी रण में उतर रही है। तमाम मुद्दे सरकार के खिलाफ उठाए भी जा रहे हैं और इसी बीच अब पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी गई है। 24 की तैयारियों में पार्टी की तरफ से अब आम जन के एक तरफ मुद्दे उठाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ बड़े वादे किए जा रहे हैं और तीसरी बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी एक तरफ तो सत्ता पक्ष का विरोध कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस को लेकर भी विरोध आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है। इधर सरकार के फैसलों का आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है। 24 की तैयारियों में पार्टी लगातार जुटती दिख रही है।
उत्तराखंड की बात करते हैं। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का एक दौर जारी है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी जंग जारी है। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप जड़ दिए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस बागेश्वर में अपनी संभावित हार से बौखला गई है। बीजेपी नेताओं ने अपनी जीत का दावा किया है। बागेश्वर विधानसभा में 5 सितंबर को उपचुनाव होगा। 8 सितंबर को उपचुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। इस बीच अब चुनाव प्रचार का एक दौर जारी है और इसी बीच आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियों के बीच देखने को मिल रहा है। सीधी टक्कर यहां पर कांग्रेस और बीजेपी में है और कांग्रेस और बीजेपी ही एक दूसरे पर हमलावर हो रखे हैं। जहां बीजेपी पर कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। इधर बीजेपी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि आने वाली हार को देखकर अभी से कांग्रेस बौखला गई है। अब देखना होगा 8 सितंबर को चुनावी नतीजे क्या रहते हैं। देखना यह भी होगा कि बागेश्वर विधानसभा के उपचुनाव में 5 सितंबर को कितना उत्साह मतदाताओं में देखने को मिलता है। 24 की खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।